Good morning, everyone. Welcome to your English class. Today we are going to read the chapter Great Books Born Out of Great Minds by APJ Abdul Kalam. Let's have an introduction of the author and the essay first. About the author and the essay, Bharat Ratna Avul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam, referred to as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम ये है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ही सर्व फ्रॉम 2002 to 7, ये उनका टाइम स्पेन था एज प्रेसिडेंट। कलाम वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। He was a student of physics at St. Joseph College, Tiruchirappalli, and of aerospace engineering at the Madras Institute of Technology, Chennai. तो डॉक्टर कलाम का पालन पोषण रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में, वहीं वो पैदा हुए, वहीं उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई की सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से की। Before his term as President of India, he worked as an aerospace engineer with the Defense Research and Development Organization and Indian Space Research Organization. ये जो दो हमारे संगठन हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले दोनों जगह काम किया एज एरोस्पेस इंजीनियर। Kalam is popularly known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missiles and launch vehicle technology. राष्ट्रपति कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, भारत का मिसाइल मैन। उन्हें धरती से धरती पे मार, जमीन से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल उन्होंने बनाई थी और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई थी। उसके लिए he played a central directorial, technological and political role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. 1998 में जो पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था एज डायरेक्टर, एज टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिस्ट एंड एज पॉलिटिकल रोल इन्होंने बहुत निभाया था। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन 7th December 2013 बाय डॉक्टर कलाम एट द लखनऊ लिटरेचर कार्निवल। लखनऊ लिटरेचर कार्निवल में 7 दिसंबर 2013 को ये स्पीच उन्होंने दी थी, जो हमारा चैप्टर है। दिस एड्रेस इज हाईली मोटिवेटिंग एंड इंस्पिरेशनल फॉर यंग ऑथर्स एंड बडिंग राइटर्स। तो ये जो उनकी स्पीच है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है नौजवानों के लिए, नौजवान लेखकों और उभरते हुए लेखकों के लिए। तो लेट्स रीड द चैप्टर। दिस इज आवर चैप्टर 8, ग्रेट बुक्स बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रीडिंग हैबिट्स फ्रॉम यंग एज एंड कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स indeed make human beings appreciate multiple aspects of societal life and become autonomous learners. तो जैसे ये स्पीच दे रहे हैं लिटरेचर कार्निवल में, बहुत सारे लेखकों की वहाँ पे गैदरिंग है, तो उनको संबोधित करते हुए ये फ्रेंड्स एज फ्रेंड्स संबोधित कर रहे हैं उनको। तो दोस्तों, जो पढ़ने की आदत है शुरू से ही, युवावस्था से ही या छोटी सी उम्र से ही जो पढ़ने की आदत है, और कंटिन्यूस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स, और बुक्स के द्वारा हम जो लगातार अपना नॉलेज गेन करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, वो मेक ह्यूमन बींग्स अप्रिशिएट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटल लाइफ एंड बिकम ऑटोनॉमस लर्नर्स। तो ये जो आदत है छोटी सी उम्र से पढ़ने की और बुक्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की, ये जो हमारी आदत है, ये मानव जीवन को मानव को इस योग्य बना देती है कि वो सामाजिक जीवन के बहुत सारे पहलुओं को अप्रिशिएट कर पाए, उसको समझ पाए और एक स्वतंत्र लर्नर बन जाए, अपने बलबूते पे जो सीखने का जो उसमें मादा है वो आ जाए। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। तो सबसे पहले हम कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं, श्रेष्ठता की संस्कृति की बात करते हैं। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस फ्रेंड्स,
एक्सीलेंस इज नॉट बाय एक्सीडेंट। तो दोस्तों, एक्सीलेंस, श्रेष्ठता कभी भी एक्सीडेंटली हमारे पास नहीं आती है, अचानक से हमें नहीं प्राप्त होती है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक पूरी प्रक्रिया है, वेयर इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ नेशन कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू बेटर देमसेल्व्स। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या एक देश लगातार कोशिश करता रहता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। दे सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स, वे स्वयं अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, अपने काम के स्तर को स्वयं ही वो निर्धारित करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ड्रीम्स विद फोकस, और एक फोकस के साथ, एक पूरे उद्देश्य के साथ अपने सपनों पे वो काम करते हैं। एंड आर प्रिपेयर टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, और पूरी जो उसमें जो आने वाले रिस्क हैं, जोखिम है, उनको उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एंड डू नॉट गेट डेटर्ड बाय फेलियर्स एज दे मूव टूवर्ड देयर ड्रीम्स, और अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में उसके तरफ चलते हुए वो किसी भी तरह की असफलताओं से भयभीत होकर रुकते नहीं हैं। दे स्ट्राइव टू वर्क टू देयर पोटेंशियल, वे अपने क्षमता के अनुसार काम करते रहते हैं। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। देयर बाय मल्टीप्लाइंग फर्दर देयर पोटेंशियल, और इस तरह से वो करते करते वो अपने पोटेंशियल को, अपनी ताकत को कई गुना, अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा लेते हैं। दिस इज एन अनएंडिंग लाइफ साइकिल फिनोमेना, ये एक कभी न समाप्त होने वाला जीवन चक्र है। दे आर नॉट इन कंपटीशन विद एनीवन एल्स बट देमसेल्व्स, वो किसी और से प्रतियोगिता में नहीं होते हैं, स्पर्धा, उनकी प्रतियोगिता या उनकी स्पर्धा किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। दैट इज द कल्चर ऑफ एक्सीलेंस, यही श्रेष्ठता का संस्कृति है। यानी आप अपने आप को श्रेष्ठ किस तरह से बना सकते हैं कि आप अपने गोल, अपने उद्देश्य खुद ही सेट करें, उनके लिए काम करें, उसके बाद जब उस चीज़ को अचीव कर लें तो उससे और ज़्यादा कठिन अपने गोल सेट करें, फिर उसके लिए काम करें, वो अचीव कर ले तो उससे ज़्यादा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने लेवल, अपनी क्षमताओं का लेवल बढ़ाते जाएंगे और उसके लिए कोशिश करते जाएंगे, वो अचीव करते जाएंगे। तो इस तरह से हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आगे वो बताते हैं कि द ऑथर इनसाइड, इसमें वो बता रहे हैं कि हर एक प्राणी के अंदर, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक लेखक होता है। फ्रेंड्स, आई हैव सो फार मेट 16 मिलियन यंग मैन, कि मित्रों में अभी तक 60 लाख, 16 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख लोगों से मिल चुका हूँ, नौजवानों से मिल चुका हूँ। इंटरेक्टिंग विद द यंग इज लाइक लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज, और नौजवानों से मिलना, बातचीत करना ऐसा है जैसे एक प्रकार के कहानियों के संसार में रहना। फॉर चिल्ड्रन एवरीथिंग इज अ स्टोरी, बच्चों के लिए हर चीज़ एक कहानी होती है। दे वॉन्ट टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स, पायलट्स, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, सेलर्स एंड सो ऑन। वो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष यात्री, पायलट बनना चाहते हैं, सिपाही, डॉक्टर, नाविक, और इस तरह से अनगिनत उनके सपने होते हैं। दे लिव इन लैंडस्केप्स ऑफ मेक बिलीव, वो कल्पनाओं के संसार में रहते हैं। दे स्पिन फैंटेसीज, वे कल्पनाएं बुनते हैं, स्वप्न चित्र बुनते हैं। आफ्टर ग्रोइंग अप दे एब्जॉर्ब नॉवेल्स, फिल्म्स एंड प्ले, और बड़े होने के बाद वे अपने अंदर पूरे के पूरे उपन्यास, फिल्म, नाटक बुनने लगते हैं। यानी उनकी बचपन में जो छोटी छोटी कहानियां बुनते थे, बड़े होके उन कहानियों का दायरा और बड़ा हो जाता है, जो नॉवल की शक्ल ले लेता है, फिल्म की या नाटक की शक्ल ले लेता है। इवन स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड क्रिमिनल ट्रायल्स अनफोल्ड एज नैरेटिव, खेल संबंधी घटनाएं, अपराध संबंधी मुकदमे भी कथा के रूप में
दिखाई देते हैं. It suddenly strikes to me now, after living for 82 years, that I am also living a story. और अब अचानक मुझे ऐसे लगने लगा है 82 साल वर्ष का जीवन बिताने के बाद कि मैं भी एक कहानी को जी रहा हूं. Am I not every day conveying events and thoughts in words? क्या मैं प्रतिदिन अपने शब्दों के माध्यम से घटनाओं और विचारों को आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं? Are we not making and beautifying the reality around us? क्या हम अपने चारों तरफ की वास्तविकता की रचना नहीं कर रहे हैं और उसको सुंदर नहीं बना रहे हैं? Can we say that humans are wired for story? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव जीव कहानियां सुनने के लिए उनमें कोई गुप्त माइक्रोफोन लगा दिया गया है? Is there an author alive in our minds creating narratives about the past and the future? क्या हमारे मस्तिष्क में कोई लेखक जीवित बैठा है जो अतीत और भविष्य के बारे में कथाएं रचता रहता है? तो कलाम ये कहना चाहते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जिस भी घटना का हम वर्णन कर रहे हैं, तो एक तरह से हम अपने उस घटना को एज इट इज नहीं बताते हैं, बल्कि अपने विचार, अपने भाव, अपने कुछ ना कुछ अपने शब्द हम उसमें डाल के बताते हैं. तो इस तरह से हम एक घटना को बताते हुए पूरा एक कहानी का चित्रण कर देते हैं. तो इस तरह से हम सब एक लेखक ही हैं, कहानियां बना रहे हैं. Perhaps stories help us navigate life's complex social problems. ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि कहानियां जीवन की जटिल समस्याओं से निपटने में हमारी मदद करती हैं. Just as flight simulators prepare pilots for difficult situations. जिस तरह से फ्लाइट सिमुलेटर्स पायलट्स को, वायुयान चालकों को कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं. जब भी किसी पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको सीधा ही एरोप्लेन दे के नहीं आसमान में भेज दिया जाता है. उससे पहले एरोप्लेन की एक रेप्लिका, उसकी एक नकल, उसको जमीन पे हम उस पे उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और ताकि हर तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में वो किस तरह से उसको हैंडल कर पाए. उसके बाद उसको एरोप्लेन दिया जाता है. तो इस तरह से जैसे पायलट की ट्रेनिंग होती है नकली एरोप्लेन के थ्रू, तो स्टोरीज भी एक तरह से हमारी हेल्प करती हैं लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने में. हम अपने मन में कल्पना करते हैं कि किसी कहानी की कि हमारे सामने ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, या हम किसी के बारे में सुनते हैं कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो क्या करने वाला है, उसने कैसे उसको हैंडल किया. तो इस तरह से जब हम रियल में उस ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में, तो हम उसको हैंडल कर पाने में सक्षम होते हैं. तो इस तरह से कहानियां हमारी हेल्प करती हैं. Storytelling has evolved like other behaviors to ensure our survival. हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने का भी एक विकास हुआ है. हमारी और आदतों की तरह ही कहानी कहने की आदत का भी विकास हुआ है, जो हमारे सर्वाइवल को, हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित बनाता है. इमेजिनेशन इज एन ऑसम इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन दैट अलाउज पीपल टू टेलीपोर्ट मेंटली इनटू अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स. और इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, ये हमारा एक बहुत ही ऑसम, बहुत ही लाजवाब इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, एक विकासमूलक अनुकूलन है जो लोगों को मेंटली टेलीपोर्ट करता है अल्टरनेटिव, वैकल्पिक संसारों में तुरंत पहुंचने में, मानसिक रूप से उसको ले जाने में. यानी मन से हम कहीं भी बैठे हों, पर मन से हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द मेंटल टेलीपोर्टिंग.
तो ये हम किस वजह से कर पाते हैं? इमेजिनेशन की वजह से, कल्पना शक्ति की वजह से। तो कल्पना शक्ति एक बहुत ही अद्भुत तरीका है अपने मन को कहीं भी ले जाने का। इमेजिनेशन गिव्स अस, इन अदर वर्ड्स, द नियर मैजिकल एबिलिटी टू एक्सपीरियंस व्हाट वी डिड नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कल्पना शक्ति एक लगभग जादुई योग्यता है जिससे हम वो चीज अनुभव कर पाते हैं जो हम रियलिटी में, वास्तविकता में नहीं कर पाते। अपनी कल्पना में हम वो चीज अनुभव कर लेते हैं। ए स्टोरी इज अ थिंग दैट डज रादर ए थिंग दैट इज। तो एक कहानी वही चीज होती है जो कुछ करती है, कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल होती है या पड़ी होती है। इट इज अ टूल विद मेजरेबल यूटिलिटी rather than the object for aesthetic admiration। तो ये एक ऐसा यंत्र होती है जिसकी उपयोगिता को मापा जा सकता है, न कि कोई ऐसी चीज जो केवल सौंदर्य की प्रशंसा के लिए हो। तो जब भी हम कहानी सुनते हैं तो सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं कि बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ये, बल्कि उसकी एक उपयोगिता होती है। उस कहानी के द्वारा हम कुछ सीखते हैं जो हम अपने आने वाले जीवन में, अपने आने वाले जीवन की समस्याओं को सुलझाने में उस कहानी से प्रेरणा लेके हम उपयोग उसका कर सकते हैं। अटेंशन इज द रिवार्ड दैट लिसनर्स बिस्टो ऑन द स्टोरी टेलर। और अटेंशन, ध्यान पूर्वक सुनना, वो इनाम होता है जो एक श्रोता कहानीकार को अर्पित करता है। यानी अगर श्रोता ध्यान से किसी की बात सुन ले, किसी की कहानी सुन ले, तो वो उसके लिए, सुनाने वाले के लिए, कहानी कहने वाले के लिए एक इनाम के तरह से होता है। दिस मेक्स स्टोरी टेलिंग अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप। इस कारण से कहानी कहना नेतृत्व का केंद्रीय भाग या केंद्रीय घटक बन जाता है। When we wrote India 2020 in 98, it was a story that stirred the Indian economy। अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 करके एक बुक लिखी है, तो उसके बारे में यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं कि जब हमने वर्ष 1998 में इंडिया 2020 शीर्षक से किताब लिखी थी, तो इट वॉज अ स्टोरी दैट स्टर्ड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को चकचोर के रख दिया था।